नमस्कार मित्रों, मैं केपी सर पुनः आपके सामने हाजिर हूं ज्ञान कड्डा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एक दिन मैंने आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट बताऊंगा। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का साथ मैंने बताया था कि मंत्रिपरिषद क्या होती है, प्रधानमंत्री क्या होता है। आज मैं, क्योंकि देखिए राजस्थान पुलिस का एग्जाम आ गया है तो हमें एक बहुत भरोसे के साथ अब आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं चाहूं तो पूरा सिलेबस पढ़ा दूं आप लोगों को, लेकिन इतना तो आपको भी पता है कि पूरा अगर पढ़ाने लग जाएंगे तो एग्जाम तक अपन पूरा ही कर पाएंगे, क्योंकि लिमिट भी हर चीज की होती है। अब यहां मैं 4-4, 5-5 घंटे पढ़ा नहीं सकता, और मेरे ख्याल से 4-5 घंटे अगर मैं अकेला ही पढ़ाता रहा तो फिर आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुने बात को। हम लोग क्या करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे, आप उनको कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि मोस्टली सवाल वहीं से पूछे जाते हैं। पुराने पेपर आप देखिए उठा के, तो वहां से यहाँ से निश्चित रूप से सवाल पूछे गए। मैं चाहता हूं कि हम वो टॉपिक उठाएं जहां से सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर अपने पास वक्त बचा तो हम बातें करेंगे। आज मैं आपको भारत के अब तक के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनके साथ क्या क्या है, कार्यकाल क्या क्या है, कौन कौन प्रधानमंत्री बने हैं और उनके साथ क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो बता रहा हूं। बहुत सारे सवाल बता रहा हूं, आपको सब सवालों के जवाब दूंगा। जैसे मैं आपसे सवाल, सीधे सवाल जो प्रधानमंत्री से आपके बारे में पूछे जा सकते हैं, जैसे सर्वाधिक कार्यकाल हो गया, न्यूनतम कार्यकाल हो गया, महिला प्रधानमंत्री हो गया, गैर कांग्रेसी हो गया, है ना, समझ रहे हो ना बात को, पूर्णतः गैर कांग्रेसी हो गया, राज्यसभा से आने वाले हो गए, पद पर मृत्यु वाले प्रधानमंत्री, कितने सारे सवाल हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में मृत्यु हुई, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर मृत्यु हुई, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला, कितने सारे सवाल हैं। किस प्रधानमंत्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है, ये वगैरह वगैरह सारे सवाल है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में महत्वपूर्ण बातें, सब चीजें करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं अब तक के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप ज्ञान कड्डा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें अगर आपको अच्छा लगता हो तो। चलिए शुरू करते हैं। अब तक के प्रधानमंत्री, अब तक भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को मैं बार बार पीएम लिखूंगा क्योंकि ज्यादा लंबा लिखना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले तो एक साथ क्रम से बता रहा हूं, फिर इनकी सबकी विशेषताएं बता रहा हूं। जैसे भाई सीधी सी बात, आपको पता होगा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। अब ये कब से कब तक बने वो उनके सामने मैं इनका टाइमिंग लिख देता हूं। देखिए ज्यादातर तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी एक भी अगर सवाल आ जाएगी इस समय से इस समय तक, और क्योंकि समय अवधि के बाद बहुत सारे सवाल हैं, जैसे पहला युद्ध बात कर लें, समझौते की बात कर लें, कोई संविधान संशोधन की बात कर लें, तो ये चीजें हमें पता चल जाती हैं कि इस समय से इस समय तक प्रधानमंत्री कौन था। चलिए तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू 1947 ईस्वी से लेके और 1964 ईस्वी तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद भारत के दूसरे, मैं पहले आपको एक लिस्ट दे रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको उतार सके कि किस समय से किस समय तक प्रधानमंत्री कौन था। दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने भाई? जवाहरलाल नेहरू के बाद, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने हैं लाल बहादुर शास्त्री। ये कब से कब तक बनेंगे? 1964 ईस्वी से 1966। पद पर मृत्यु हो गई थी, सब बातें बताऊंगा बाद में। इसके बाद प्रधानमंत्री बनी हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। कब से कब तक हैं? 1966 से लेके 1977 ईस्वी तक। इसके बाद प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? देखिए 1977 से उसके बाद मोरारजी देसाई आए हैं। मोरारजी देसाई कब से कब तक है? 1977 ईस्वी से 1979 ईस्वी तक। उसके बाद अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? चौधरी चरण सिंह। मैं एक बार सारे प्रधानमंत्रियों के नाम आपके साथ लिख रहा हूं, उनका कार्यकाल लिख रहा हूं। 1979 ईस्वी से 1980 तक, बहुत कम समय तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद देखिए 4-5 प्रधानमंत्री हो गए हैं। चौधरी चरण सिंह के बाद 1980 से, उसके बाद अगले नंबर पे, छठे नंबर पे वापस कौन आई है? इंदिरा गांधी। दोबारा इंदिरा गांधी
वहां से 80 तक हो गया था। 1980 से लेके 1984 ईस्वी तक वापिस इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री बने हैं राजीव गांधी। और आपको पता है राजीव गांधी कब से कब तक रहे हैं, तो सीधी सी बात है भाई 1984 से लेके 1989 ईस्वी तक। उसके बाद अगले प्रधानमंत्री बने हैं राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिसको आप कह सकते हैं वीपी सिंह कह सकते हैं। ये 1989 से 90 तक रहे। राजनीतिक उथल पुथल का दौर था, थोड़े थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री आए। अगले प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बाद आए हैं चंद्रशेखर, और ये आए हैं 90 से लेके 1990 से 1991, एक ही साल के लिए लगभग ये रहे, एक साल से बहुत कम रहे हैं। उसके बाद चंद्रशेखर के बाद आए हैं पीवी नरसिम्हा राव, ये है 1991 ईस्वी से 1996। इसके बाद पुनः उथल पुथल शुरू होती है। पीवी नरसिम्हा राव के बाद 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं, मतलब 96 से 96। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आए हैं एच.डी. देवेगौड़ा, ये 1996 से 1997 तक आए हैं। उसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा के बाद ये 11-12 नंबर हो गए हैं। उसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा के बाद 13वें नंबर पे आए हैं इंद्र कुमार गुजराल, ये 1997 से 1998 तक है भाई। इंद्र कुमार गुजराल के बाद अगले नंबर पे प्रधानमंत्री आए हैं वापिस अटल बिहारी वाजपेयी, 1998 से 99 तक है, और फिर दोबारा 1999 से 2004 तक, मतलब सीधा 98 से आप 4 तक मान सकते हो। और उसके बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2004 से लेकर लगातार 2 साल रहे, 2 बार कार्यकाल रहा। और उसके बाद प्रधानमंत्री वर्तमान आपको पता ही है 2014 से लेके वर्तमान तक, 14 से 19 और 19 से वर्तमान आगे 24 तक अगर पूरा कार्यकाल हुआ तो। आप अब शुरू से बात करते हैं। देख लीजिए भाई, अब तक के प्रधानमंत्री ये हैं। अब मैं इन सब के बारे में आपको साथ साथ बताता चलता हूं। देखिए जवाहरलाल नेहरू, क्या क्या खास बातें, अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। 5, 6, 7, 8 जितने भी सवाल बन रहे हैं दोहराता जाऊंगा। आप लिखना चाहें तो भाई वीडियो रोक रोक के लिख सकते हैं, 2-3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। कोई भी बुक आपने ले रखी है तो पढ़ेंगे। खास करके राजस्थान पुलिस वालों के लिए बता रहा हूं। देखो 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। क्या क्या खास बातें, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। मनोनीत और निर्वाचित होने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री, पहली बार इन्हें शपथ दिलाई गई थी माउंटबेटन के द्वारा। उसके बाद ये मनोनीत के रूप पहली बार मनोनीत थे, उसके बाद निर्वाचित हुए। सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा। इनका कार्यकाल आप लिखेंगे वैसे तो 17 वर्ष और वैसे 16 वर्ष 9 माह और 13 दिन, लगभग 17 वर्ष इनका पूरा क्या रहा कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल। अब इनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या हुआ देखो। पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके सामने रखा गया, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ रखा गया, पारित नहीं हुआ। पद पर मृत्यु होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने, जवाहरलाल नेहरू बने, सर्वाधिक कार्यकाल। इसके बाद बात करें तो इन्होंने पंचशील समझौता किया। पंचशील समझौता भारत और चीन के साथ हुआ था, और चीन की तरफ से जो व्यक्ति आया था वो थे चाउ उन लाई। ठीक है, ये चीन के नाम ऐसे ही होते हैं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। चाउ उन लाई के साथ पंचशील समझौता किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक माने जाते हैं। और साथियों आपको बता दूं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत का, और ये आज दुनिया में भी सबसे बड़ा आंदोलन है। हुआ क्या था देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो हमारे सामने 2 स्थितियां थी। एक देखिए, पूरी दुनिया का ध्रुवीकरण हो गया था, 2 केंद्र में बटी हुई थी दुनिया। एक तरफ अमेरिका गुट था, एक तरफ सोवियत संघ यानी रूस का। उस समय सोवियत संघ हुआ करता था। भारत के सामने स्थितियां ये थी कि या तो हम अमेरिकी गुट की तरफ चले जाएं या फिर सोवियत संघ के गुट की तरफ चले जाएं। हालांकि हमारा अभिन्न मित्र, अजीज मित्र कौन है, रूस है। भारत के जवाहरलाल नेहरू ने कहा गुट निरपेक्ष या तटस्थता जिसको कहते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे,
गुट निरपेक्ष रहने का मतलब है अच्छे को अच्छा कहेंगे, बुरे को बुरा कहेंगे। ये गुट निरपेक्ष था, जिसके बाद में भारत के साथ बहुत सारे देश जुड़ गए और गुट निरपेक्ष आंदोलन आज सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। चीन के साथ पंचशील समझौता क्या 5 सिद्धांत रखे गए थे। 1954 में समझौता हुआ था कि ना एक, देखिए चीन के साथ हमारा समझौता, ना किसी देश के साथ आक्रमण करना, एक दूसरे के हस्तक्षेप नहीं करना, प्रोपोगेंडा नहीं अपनाना, ये सारी चीजें करी गई थी। तो ये जवाहरलाल नेहरू की बातें हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो सवाल है पुनः एक बार दोहरा देता हूं। पहले प्रधानमंत्री, मनोनीत निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री, सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, पद पर मृत्यु होने वाले प्रधानमंत्री, पहली बार अविश्वास वाले प्रधानमंत्री, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री। इसके अलावा बात करें तो पंचशील गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक वाले प्रधानमंत्री। चलो भाई, और भारत की विदेश नीति के जनक भी आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार इन्होंने विदेश नीति की बात करी थी। उसके बाद देखो होता क्या है, जवाहरलाल नेहरू की पद पर मृत्यु हो गई, तो पद पर मृत्यु होने के बाद क्या है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। और साथियों, पहले कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने, गुलजारी लाल नंदा। मैं बीच में लिख रहा हूं समझाने के लिए, गुलजारी लाल नंदा। आप इनको याद रखने के लिए एक चीज याद रखेंगे, देखो गुलजारी लाल नंदा कहा जाता, आप इतना रख देना नंदू इज चंदू, क्योंकि भाई नंदू को 2 बार चंदू बनाया गया। देखो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे बना दिया, गुलजारीलाल नंदा को बना दिया। 1 महीने के लगभग नहीं रहे, उससे पहले वास्तविक प्रधानमंत्री वापिस कौन बन गए, लाल बहादुर शास्त्री। तो गुलजारीलाल नंदा के मन से दुआएं निकली, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। गुलजारीलाल नंदा ने कहा कि भाई साहब लाल बहादुर, आपने मुझे जिस तरीके से हटाया है भगवान आपको उसी तरीके से हटाए। हालांकि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ये सारी चीजें। लाल बहादुर शास्त्री की 2 साल बाद पद पर मृत्यु हो गई। अब लाल बहादुर शास्त्री की पूरी कहानी सुनते हैं। देखो लाल बहादुर शास्त्री थे बहुत बड़े नेता थे, बहुत गरीबी से निकल गए थे, इसलिए इन्हें पता था गरीबी क्या होती है। उस समय हमारे देश की स्थिति ये थी कि हमारे पास खाने लायक अनाज भी नहीं होता था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने, हम उस समय अमेरिका से गेहूं खरीदते थे। अमेरिका में 3 टाइप के गेहूं होते थे, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर गेहूं वहां के लोग खाते हैं, 2 नंबर वहां के पशु खाते हैं, 3 नंबर वहां के पक्षियों के लिए दाने के रूप में। हमसे पैसे लिए जा रहे थे 1 नंबर क्वालिटी की गेहूं के, और हमें गेहूं दिया जा रहा था 3 नंबर का। लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से अपील करी, उनकी अपील का प्रभाव ये पड़ा कि बहुत सारा गेहूं हमने कम खरीदना कर दिया अमेरिका से। इस बात से अमेरिका थोड़े नाराज थे और बहुत सारी बातें हुई। हालांकि आज तक भी पता नहीं चल पाएगी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसी हुई। पहली बात क्या ध्यान रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु विदेश में हुई थी, ताशकंद में। एक समझौता करने गए थे और वहां इनकी मृत्यु हुई थी, ताशकंद में। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां हुई, ताशकंद में। ध्यान रखेंगे बात को, ताशकंद में इनकी मृत्यु होती है। एक विदेशी समझौता करने गए थे। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, देखिए जवाहरलाल नेहरू के बारे में कि पहली मृत्यु पद पर हुई और दूसरी पद पर मृत्यु होने वाले व्यक्ति कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन एकमात्र प्रधानमंत्री जिसकी विदेश में मृत्यु हुई वो कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। चलो भाई 2 साल बाद लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई, पुनः मृत्यु हो गई। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई वापिस कौन आ गया, अब क्या बात रखेंगे, नंदा, गुलजारी लाल नंदा। एकमात्र व्यक्ति गुलजारी लाल नंदा जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। नंदू इज चंदू फॉर सेकंड टाइम, याद रखेंगे बात को। चलो भाई, तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद नंदा को पुनः प्रधानमंत्री बना दिया। कुछ समय बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, याद रखेंगे। कुछ समय बाद वापिस कौन आ गई, प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी। अब सुनो भाई ध्यान से, बहुत सारी बातें करांगा, बहुत सारी बातें करनी है। सीधा सीधा आपसे पूछें, एक तरीका बता देता हूं, प्रधानमंत्री के रूप में महिला शब्द आ जाए, प्रधानमंत्री से पहले क्या आ जाए, महिला। फिर आपसे कितने भी सवाल क्यों ना पूछें, सीधा सीधा किसका जवाब देना है, इंदिरा गांधी का जवाब देना है। क्योंकि एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी ही कौन है, इंदिरा गांधी बनी। तो जितनी भी सारी बातें फिर भी बताने की कोशिश करता हूं। देखो इनका कार्यकाल दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल है आज तक प्रधानमंत्री। सबसे ज्यादा 17 साल किसका है, लाल बहादुर शास्त्री का। इनका 15 साल है, 11 साल के लगभग तो यहां है और 4 साल आगे 80 से 84 तक वापिस आएगा। तो सुनो, इनके कार्यकाल में देखो क्या होता है भाई।
आपको पता 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 62 में चीन के साथ युद्ध हुआ, फिर पाकिस्तान के साथ पुनः युद्ध होता 1971 में, आपको ध्यान हो तो। और हमने 93,000 सैनिक पाकिस्तान के बंदी बना लिए थे, LOC जिसको कहते हैं, नियंत्रण रेखा जिसको कहते हैं, सीमा रेखा जिसको कहते हैं। इंदिरा गांधी के समय सबसे बड़ी बात तो क्या है, शिमला समझौता हुआ है, शिमला समझौता। अब ये समझो कि शिमला समझौता क्या है, समझना बात को। शिमला समझौता हुआ भाई। अब शिमला समझौता क्या था, जुलाई 1972 को हुआ था। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। भारत की तरफ से हस्ताक्षर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किए, पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो ने किए थे। पहले ये लग रहा था कि समझौता नहीं होगा, बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं हैं जो शिमला समझौता को लेकर। शिमला समझौता को लेकर यह है कि पहले जो बातें हमने रखी थी कि भाई कश्मीर की बातें नहीं करें, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चले जाएं, दोनों देश अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटा लें, तो ये चीजें पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया था और ये लग रहा था कि समझौता नहीं होगा। लेकिन इंदिरा गांधी की विदेश नीति बहुत स्ट्रॉन्ग विदेश नीति मानी जाती है। इंदिरा गांधी ने अपना एक मास्टर प्लान चलाया और जुल्फिकार भुट्टो को यह कहा, रात को 12 बजे समझौता हुआ। आप सोचिए बात को, शिमला में जो हुआ है बहुत ऐतिहासिक समझौता था और यही कारण है कि आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तीसरे देश को मध्यस्थता करने का मौका हमने नहीं दिया। जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि चलो ठीक है भाई, आपके सैनिक छोड़ दिए जाएंगे वगैरह वगैरह की बातें। तो ये मास्टर स्ट्रोक लगाया गया इंदिरा गांधी के द्वारा और रात के 12 बजे ये समझौता हुआ। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से हस्ताक्षर पूर्ण तरीके से नहीं किए गए क्योंकि मोहर भी नहीं लगाई गई क्योंकि पाकिस्तान के लोग अपना सामान लेके जा चुके थे और लगभग ये तय था कि समझौता नहीं होगा। आपको बहुत बड़ी बात बता दूं, जब समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए पेन मांगा गया तो टेबल पर पेन भी नहीं था। दूरदर्शन के एक पत्रकार थे, उनके पास पेन था, उन्होंने पेन दिया और उसके बाद बिना मोहर के सिग्नेचर किए गए। जब पाकिस्तान की तरफ से मोहर नहीं लगी तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मोहर नहीं लगाई और इंदिरा गांधी के ही कार्यकाल में भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था। हालांकि सफल नहीं हुआ, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। बहुत सारी बातें क्या हैं इंदिरा गांधी के कार्यकाल, पहली महिला प्रधानमंत्री, पद का चुनाव हारकर प्रधानमंत्री, राज्यसभा से बनने वाली पहली प्रधानमंत्री, समझ रहे ना, दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री। इनके कार्यकाल में एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन हुआ जिसे हम 42वां संविधान संशोधन कहते हैं, जिसे लघु संविधान संशोधन भी या मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इनके कार्यकाल में सर्वाधिक बार आपातकाल का प्रयोग हुआ, 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, लगभग 50 बार राज्य आपातकाल लगेगी। इनके कार्यकाल में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए गए। बहुत सारी बातें इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई और पद पर मृत्यु किसकी हो गई, इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की पद पर मृत्यु यहां नहीं होकर अगले कार्यकाल में होगी, लेकिन इसे साथ में बता देता हूं। चलो भाई, 1977 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, आपातकाल में भी आपातकाल लगा। इस कारण सरकार में 1977 में लोकसभा भंग हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। सुनिए बात को, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, सबसे खास बात क्या ध्यान रखोगे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। अगर आपसे सवाल पूछे, अगर आपसे प्रश्न करे कि पहले गैर कांग्रेसी कौन थे, तो सीधा सीधा जवाब आपका क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई। लेकिन साथियों, अगर आपसे सवाल करें कि पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तब आपका जवाब होगा कि पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। चलो, तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री में लगभग 2-1 साल का कार्यकाल रहा, जनता दल से प्रधानमंत्री बने हैं। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने के बाद इनका जो सबसे बड़ा था वो, एक तो ध्यान रखेंगे 44वां संविधान संशोधन इसके ही कार्यकाल में होता है। देखिए, पिछली रीट, इस रीट 2018 की रीट से पहले जो रीट हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था कि 44वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुआ। इसीलिए मैं आपको ये 7 कार्यकाल के सन लिखवा रहा हूं, क्योंकि जैसे मान लो पूछे कि आपातकाल किस कार्यकाल में लगा या राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, आंतरिक अशांति के नाम पर कब लगा, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, कारगिल युद्ध। आपको 99 पता कि भाई कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, लेकिन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ, तो मैं आपको बता चुका हूं सारी चीजें। राष्ट्रपति का मैंने एक सूत्र दिया था, अगर आपको याद है तो, राजू की राधा जाकर गिरी वगैरह वगैरह। तो वहां से तो आप राष्ट्रपति उठा सकते हैं, यहां से आप प्रधानमंत्री देख सकते हैं, सवाल सही हो जाएगा। देखिए, हमें एक तरीका अपनाना पड़ेगा,
क्योंकि आप अब रट्टा लगा के या सीधे तरीके से पढ़ के, मेरे ख्याल से भाई देखो 16-17 लाख हैं, उनमें से 5,000 लोगों में आपको आना है। अब अगर अब भी नहीं आओगे तो भाई कभी नहीं आओगे, अब नहीं तो कभी नहीं। समझ रहे हो ना बात को? तो चलिए, तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। उसके बाद वापिस प्रधानमंत्री कौन बने? 1979 में इनकी सरकार भंग हो जाती है। अविश्वास प्रस्ताव से त्यागपत्र देने वाले या फिर त्यागपत्र द्वारा पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री भी कौन बने हैं? मोरारजी देसाई। कम के तो हो जाएंगे राजीव गांधी, और सबसे ज्यादा के कौन हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। चलिए भाई, उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं चौधरी चरण सिंह। लगभग 6 महीने इनका कार्यकाल है। ये जुलाई में तो बने हैं 79 में, और जनवरी में क्या हो गए? रिटायर हो गए। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इन्होंने पद से त्यागपत्र दिया था। एक ही बात कहूंगा, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया था। चलो भाई आगे आ जाओ। उसके बाद वापिस प्रधानमंत्री कौन आई हैं? इंदिरा गांधी। 1980 से 1984 तक। 1984 में देखो क्या होता है कि सिख विरोधी बातें होती हैं, खालिस्तान की मांगे होती हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है, और इसी चक्कर को लेकर 31 अक्टूबर 1984 को उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड के द्वारा इंदिरा गांधी की गोली मारकर दोपहर 12 बजे के लगभग हत्या कर दी जाती है। तो पद पर मृत्यु होने वाले तीसरे प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। पहली पद पर मृत्यु मैं लास्ट में अलग अलग बताऊंगा सारे, अब तो साथ सबका सम्मिलित वर्णन कर रहा हूं। पहली पद पर मृत्यु किसकी हुई है? जवाहरलाल नेहरू की। दूसरी पद पर मृत्यु किसकी हुई है? लाल बहादुर शास्त्री की। तीसरी पद पर मृत्यु किसकी हुई है? इंदिरा गांधी की हुई है। चलो भाई, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद अब देखो हुआ क्या था। यहां से आपको एक कहानी बता रहा हूं। भारतीय संविधान ये कहता है कि अगर किसी प्रधानमंत्री की पद पर मृत्यु हो जाए और यदि सत्ता दल का मतलब है जिस दल के पास बहुमत है, यदि सत्ता दल उसे अपना नेता मान ले, किसे मान ले? अपना नेता, किसी भी व्यक्ति को, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बाध्य हो जाता है। हुआ क्या था? उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, और ज्ञानी जेल सिंह कहते हैं कि गांधी परिवार के बहुत निकटतम माने जाते थे, बहुत नजदीकी रिश्ते माने जाते थे। तो जैसे ही इंदिरा गांधी की पद पर मृत्यु हुई, उसी समय राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया ज्ञानी जेल सिंह ने। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? मजबूरी व सिंपैथी के तौर पर, श्रद्धा के तौर पर राजीव गांधी को अपने दल का नेता मान लिया, वरना राजीव गांधी उस समय भारतीय राजनीति में इतने ज्यादा सक्रिय नहीं थे। चलो भाई, बन गए राजीव गांधी, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए। इनके कार्यकाल की घटना क्या है देखो। एक तो इनके कार्यकाल को पंचायती राज का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायती राज का स्वर्णकाल। अब मैं यहां 3 बातें और बताऊंगा आपको, जब बात चली है तो दूर तलक जाएगी। पंचायती राज का शैशव काल, शिशु काल, जन्म काल, बाल्यकाल, कुछ भी कह दो, वो तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि आपको पता ही है जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही पंचायती राज शुरू हुआ था। पंचायती राज का ठहराव काल, मरणासन काल, स्थिर काल इंदिरा गांधी हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकाल बहुत बार लगा है, और जहां जहां आपातकाल लगता है वहां आपको पता ही विकास योजनाएं शुरू नहीं हो पाती हैं। तो शुरू बच्चा जन्म, पंचायती राज का बच्चा जन्म तो लेता है नेहरू के काल में, इसकी वृद्धि रुक जाती है इंदिरा गांधी के काल में, और सबसे ज्यादा विकास करता है राजीव गांधी के काल में। इसीलिए साथियों, राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो राजीव गांधी के कार्यकाल की एक तो ये बात है। दूसरा है, राजीव गांधी ने कोलंबो समझौता किया, और राजीव गांधी ने शांति सेना श्रीलंका में भेजी। राजीव गांधी की चुनाव प्रचार के दौरान मृत्यु होती है, पद पर मृत्यु नहीं होती है। राजीव गांधी भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक भी माने जाते हैं। ये सारी चीजें किसके कार्यकाल की हैं? राजीव गांधी के कार्यकाल की हैं। पंचायती राज के लिए बहुत सारी संस्थाओं का इन्होंने गठन किया था। ये चीजें राजीव गांधी ने शांति सेना भेजी, और वापिस बुलाने का कार्य किसने किया है? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया है। 2 बातें भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह की। विश्वास मत पर हारने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। विश्वास मत पर हारने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह।
इतना याद रखना, विश्वनाथ विश्व विश्वास से हार गए, विश्वास को विश्वास नहीं मिला। ठीक है, तो हारने वाले पहले प्रधानमंत्री और श्रीलंका से शांति सेना वापस बुलाने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह। छोटा सा कार्यकाल रहा। उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं चंद्रशेखर, इन्हें युवा तुर्क भी कहा जाता था, 1990 से 1991। इनके कार्यकाल की एक अजीब सी, एक बहुत अच्छा सा प्रश्न बनता है, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, तिरंगा झंडा नहीं फहरा सके, एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। क्यों है भाई? देखो, चंद्रशेखर आजाद जो है ना, ये नवंबर में तो प्रधानमंत्री बने, जून 1991 में रिटायर हो गए। आप ध्यान देना बात को, प्रधानमंत्री कब बने? देखो क्यों बता रहा हूं ये बातें। वीपी सिंह प्रधानमंत्री 89 से 90। विश्वनाथ प्रधानमंत्री कब बने? 1989 से 90। आपको लग रहा है लगभग एक साल। ठीक है भाई। इससे पहले पीछे की अगर हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह जुलाई 1980 से जनवरी, यही 6 महीने के लगभग ये रहे। इसके बाद बात करें तो चंद्रशेखर नवंबर से जून, ये भी 6 महीने के लगभग रहे। लेकिन देखो, आप समझना बात को, कितनी बड़ी बात बता रहा हूं, जुलाई से जनवरी। अब भारत के 2 राष्ट्रीय पर्व हैं, एक तो 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। अब 15 अगस्त तो संवैधानिक के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में, तो वहां तो तिरंगा झंडा फहराता है राष्ट्रपति, और 26 जनवरी को तो, और 15 अगस्त है गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराता है प्रधानमंत्री। अब देखो भाई, चौधरी चरण सिंह जुलाई से बने जनवरी तक 6 महीने रहे। जुलाई के बाद अगस्त आ गया, 15 अगस्त आया, तिरंगा किसने फहरा दिया? चौधरी चरण सिंह ने फहरा दिया। ऐसा ही विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ हुआ, ये लगभग 1 साल रहे। चंद्रशेखर के साथ क्या होता है? नवंबर में तो प्रधानमंत्री बने और रिटायर कब हो गए? जून में। तो वैसे सीधा देखोगे तो 90 से 91 में कार्यकाल आ जाएगा, लेकिन इनके कार्यकाल के दौरान तिरंगा झंडा फहराने का अवसर ही नहीं आया, क्योंकि जनवरी में तिरंगा राष्ट्रपति फहराते हैं और अगस्त में तिरंगा झंडा प्रधानमंत्री फहराते हैं। इसलिए एकमात्र प्रधानमंत्री जो तिरंगा झंडा नहीं फहरा सके। चलो भाई, उसके बाद आ जाओ पीवी नरसिम्हा राव, 1991 से 96। पहली बात तो ये कि दक्षिण भारत से संबंध रखने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद दूसरे एचडी देवेगौड़ा हो जाएंगे। और क्या है, इनको जब प्रधानमंत्री बनाया गया था तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, सदन की सदस्यता हासिल की। कहां से? मध्य प्रदेश के नांदियाल लोकसभा सीट से। नांदियाल से लोकसभा में आए, नांदियाल उपचुनाव से। नांदियाल एक लोकसभा सीट है, और इन्होंने बहुमत साबित किया और कार्यकाल कितना कर गए? पूरा 5 वर्ष, 1991 से 96। जब इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, सदन के सदस्य बने, बहुमत हासिल किया और कार्यकाल कितना कर गए? 5 वर्ष पूरा कर गए। ऐसा इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। ऐसा करने वाले ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। आप ध्यान देंगे, चौधरी चरण सिंह को भी ऐसे ही प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन हमने लिखा कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया, लोकसभा का सामना नहीं किया। तो समझना भाई बात को। विश्वनाथ पीवी नरसिम्हा राव की एक खास बात है कि एकमात्र प्रधानमंत्री जो सदन के सदस्य नहीं थे, सदस्यता हासिल करी, बहुमत हासिल किया और कार्यकाल कितना कर गए? 5 वर्ष पूरा कर गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं। पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। अब आपसे मैं प्रश्न करूं, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है भाई? पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई। लेकिन पूर्ण गैर कांग्रेसी कौन हो जाएंगे? श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। एक सवाल। दूसरा सवाल क्या है? ये 16 मई से लेके 1 जून तक, मतलब इनका यहां कार्यकाल कितने दिन रहा? 13 दिन रहा। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक। भाई संपूर्ण रूप में देखे ना, देखो यहां समझने की जरूरी है,
एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री तो कौन रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन अगर बात करें कि संपूर्ण कार्यकाल के रूप में सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री, तब हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। आप समझना बात को, सबसे छोटा कार्यकाल और सबसे बड़ा कार्यकाल। हालांकि एक कार्यकाल में सबसे छोटा अटल बिहारी वाजपेयी का और संपूर्ण कार्यकाल में सबसे बड़ा किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। 13 दिन बाद वापस प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एच.डी. देवेगौड़ा। 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बने, दक्षिण भारत से दूसरे प्रधानमंत्री हैं और इनकी भी कोई ज्यादा खास बात नहीं रही। हालांकि जो खास बातें हैं वो बाद में सबके साथ एक चीज और बताऊंगा। इंद्र कुमार गुजराल लुक ईस्ट पॉलिसी नामक पुस्तक लिखी। लुक ईस्ट पॉलिसी पुस्तक लिखी। अब आप ही कहोगे सर एक नीति भी शुरू हुई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी नीति किसने शुरू की? तो क्या हो जाएगा भाई? पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की। और लुक ईस्ट पुस्तक किसने लिखी है? इंद्र कुमार गुजराल ने लिखी है। राज्यसभा से बनने वाले प्रधानमंत्री थे। तो राज्यसभा से कौन कौन बने? लास्ट में एक साथ सबका बताता हूं। उसके बाद वापिस प्रधानमंत्री कौन बन गए? अटल बिहारी वाजपेयी। 98 से 99 और 99 से 2004 के बीच प्रधानमंत्री बने। सुनिएगा पूरी कहानी। अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने। एक तो इनके कार्यकाल में परमाणु परीक्षण किया, परमाणु शक्ति संपन्न हम बने, परमाणु परीक्षण हमने किया। एक चीज भाई देखिए, पहला परमाणु परीक्षण जो है वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में होता है, लेकिन सफल नहीं हुआ। तो सफल परमाणु परीक्षण, अब जब परमाणु की बात आई है तो हमें एक बात और करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कि एच.डी. देवेगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने CTBT पर हस्ताक्षर करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। CTBT परमाणु अप्रसार संधि है कि कोई भी देश परमाणु हथियारों का बढ़ावा नहीं देगा। तो अटल बिहारी एच.डी. देवेगौड़ा ने मना कर दिया था, कहा था कि साफ साफ कि हम अभी शक्ति संपन्न नहीं है और इसलिए हम CTBT पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। और उसके बाद प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। परमाणु परीक्षण हमने किया। मैंने राष्ट्रपति के साथ भी बताया था कि भारतीय परमाणु परीक्षण कार्यक्रम का लीड रोल जो प्ले कर रहे थे, लीड जो कर रहे थे, नेतृत्व जो कर रहे थे, वो श्रीमान अब्दुल कलाम साहब थे। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। हालांकि बहुत खुफिया तरीके से मिशन को अंजाम दिया गया था। भारत पे कई प्रतिबंध लगाने की बात भी करी गई थी। ये सारी चीजें थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में एक चीज तो ये हुई। दूसरी क्या है कि इन्होंने संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया। वेंकट चलैया आयोग बनाया था, संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया। ये विदेश मंत्री के तौर पर रहते हुए यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री माने जाते हैं। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बने भाई? अब 98-99 में लोकसभा भंग हो गई, पुनः चुनाव हुए। 99 से 2004 तक वापिस प्रधानमंत्री कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी। चलो अब प्रधानमंत्री बने हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 से रहे, जिसे यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड के नाम से आप जान सकते हैं। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में ना याद करके ज्यादा वित्त मंत्री के रूप में या वित्त अर्थशास्त्री के रूप में याद किया जाता है। आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और वित्त मंत्री के रूप में रह चुके हैं और भारत के और दुनिया के टॉप 10 अर्थशास्त्रियों में इनको शामिल किया जाता है। मनमोहन सिंह के बाद प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। 2014 से 19 तक का कार्यकाल पूरा हो गया है और वापिस 19 से लेके अब 24 तक का कार्यकाल है जो कि चल रहा है। एक तो इन्होंने जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसको नाम बदल के क्या कर दिया? एक्ट इट पॉलिसी कर दिया। इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इन्होंने अब तक जो पहला और दूसरा कार्यकाल है, पहले कार्यकाल में जैसे नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गया। दूसरे कार्यकाल की बात करें तो 3 तलाक बिल पास करवा दिया। सबसे बड़ा जो भारत के लिए एक नासूर बन चुका था, जो धारा 370 है,
उसका फैसला किया इन्होंने, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा के और भारत का अभिन्न अंग बना दिया। पहले भारत का हिस्सा तो था, लेकिन जम्मू कश्मीर का पूरा संविधान अलग होता था, राष्ट्रीय गीत अलग होता था, सारी चीजें अलग होती थी। धारा 370 को हटा दिया, जो बहुत 70 सालों से जो नहीं हट रही थी, उसे धारा 370 हटा दिया और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश, कश्मीर और लद्दाख के रूप में, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। राम मंदिर निर्माण का फैसला भी इनके कार्यकाल में आया है और राम मंदिर का निर्माण भी इनके कार्यकाल में शुरू हो गया है। और इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत की बात कर लें या जनधन योजना की बात कर लें, आयुष्मान भारत की बात कर लें, बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं। जब तक एग्जाम वॉरियर्स इन्होंने पुस्तकें लिखी है और भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं अब तक जो प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में हुआ है। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री का जन्म स्वतंत्र भारत में नहीं हुआ था। खुद मनमोहन सिंह का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें लगभग 8-10 अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से नवाजा जा चुका है और इनका लीडरशिप जो है, इनकी विदेश नीति जो है, वो वर्तमान भारतीय विदेश नीति का जनक किसे कह सकते हैं? हमें नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं। ये तो थी इनकी सामान्य बात। अब मित्रों, प्रधानमंत्री से संबंधी विशेष बातें करते हैं। मैं लिख रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे पद पर मृत्यु, पद पर मृत्यु, किस किस प्रधानमंत्री की पद पर मृत्यु हुई है? तो देखो भाई, पहले तो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कब हुई? 1964 में। दूसरे प्रधानमंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, मृत्यु कब हुई? 1966 में। तीसरे प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। मृत्यु कब हुई? 1984 में। पद पर मृत्यु होने वाले प्रधानमंत्री कौन है? 3 प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर मृत्यु हुई है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। उसके बाद हम बात करें राज्यसभा से प्रधानमंत्री। राज्यसभा से प्रधानमंत्री कौन कौन बने भाई? तो देखो, पहले प्रधानमंत्री राज्यसभा से कौन बने? इंदिरा गांधी। दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने राज्यसभा से? तो एच.डी. देवेगौड़ा। और तीसरे प्रधानमंत्री कौन बने? तो इंद्र कुमार गुजराल। और चौथे प्रधानमंत्री कौन बने? मनमोहन सिंह। ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। आप इनका पोज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से अपने वीडियो में। और ये सवाल, बहुत सारे सवाल आज के वीडियो में कम से कम 60 से 70 सवाल हो जाएंगे। दोबारा पूरा रिपीट करूंगा लास्ट में 2 मिनट के लिए, पहले सारे सवाल बता देता हूं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे आपसे मैं पूछ लूं कि भारत रत्न वाले प्रधानमंत्री, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, भारत रत्न प्राप्त प्रधानमंत्री या पीएम लिख दूं मैं, किस किस प्रधानमंत्री को अब तक भारत रत्न दिया जा चुका है? तो देखिए भाई, किस किस प्रधानमंत्री को मिला है? जवाहरलाल नेहरू को मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को मिला है, इंदिरा गांधी को मिला है, मोरारजी देसाई को मिला है, राजीव गांधी को मिला है। किन किन प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है? और छठे नंबर पे मैं बात करूं तो श्रीमान अटल बिहारी को मिला। अब यहां एक सवाल है, कई बार ये कहते हैं कि 7 प्रधानमंत्री को मिला। देखिए, एक जो व्यक्ति है जिनको भारत रत्न मिला वो है गुलजारी लाल नंदा, लेकिन ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। वास्तविक प्रधानमंत्री तो कितने हैं? 6 ही हैं।
और इसका एक सूत्र भी आपको दे सकता हूं, याद लिख लेंगे कि कैसे इनको याद करना है। जब बहादुर मरे तो इंदिरा के राजीव अटल हो गए। यह सूत्र है, ध्यान से देख लें। भारत के प्रधानमंत्रियों के संबंधित भारत रत्न याद करने का सूत्र है भाई। क्या याद रखना है? जब बहादुर मरे तो इंदिरा के राजीव अटल हो गए। अब आपको कैसे याद रखना, कैसे पता चलेगा? मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो प्रधानमंत्री के नाम है। देखो, जब का मतलब तो आप याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू। समझ में आ रही है ना बात? बहादुर का मतलब लाल बहादुर शास्त्री, जब बहादुर मरे का मतलब मोरारजी देसाई, इंदिरा का मतलब इंदिरा गांधी, राजीव का मतलब राजीव गांधी और अटल का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। याद रह जाएगा आराम से, एक ही लाइन तो याद करनी है। जब बहादुर मरे तो इंदिरा के राजीव अटल हो गए। जब बहादुर मरे तो इंदिरा के राजीव अटल हो गए, बस ठीक है, बात ही खत्म। और ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में माने जाते हैं। तो 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न और गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। चलो भाई, इसके बाद अगर हम बात करें कि उन प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए जो पहले, सवाल लिख रहा हूं, वो पीएम जो पहले अपने राज्य में क्या रह चुके थे? मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। वो पीएम जो पहले क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब आप देखना कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आपको बता रहा हूं, सुनेंगे। यहां पर भी 6 नाम है। मैं सबसे पहले लिख देता हूं, जैसे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये बंबई राज्य के मुख्यमंत्री थे भाई। देखिए साथियों, पहले जब भारत का एकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले अलग अलग राज्य श्रेणी थे, जैसे मद्रास है, चेन्नई है, बंबई है। उसके बाद एकीकरण किया गया। आपको बता दूं 565 रियासतों को मिलाकर, कितनी रियासतें? 565, कई 562 बताते क्योंकि 3 मिलना नहीं चाहते थे। 565 रियासतों को मिलाकर पूरे भारत का एकीकरण किया गया था। तो पहले अलग अलग रियासतें एक राज्य के रूप में थी। मोरारजी देसाई बंबई के थे भाई। दूसरी बात करूं तो चौधरी चरण सिंह, और साथियों चौधरी चरण सिंह जो हैं ये यूपी, संयुक्त प्रांत जिसको कहते थे, यूपी के मुख्यमंत्री थे। तीसरी बात करूं तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, ये भी कहां के मुख्यमंत्री थे? यूपी के मुख्यमंत्री थे। चौथे प्रधानमंत्री की बात करूं तो पीवी नरसिम्हा राव, ये कहां के मुख्यमंत्री थे? आंध्र प्रदेश के। पांचवें प्रधानमंत्री की बात करूं तो एच.डी. देवेगौड़ा, ये कहां के मुख्यमंत्री थे? कर्नाटक के, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। और छठे प्रधानमंत्री की बात करूं तो आपको ध्यान ही होगा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 4 बार गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो सवाल पूछेगा वो प्रधानमंत्री या उन प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए जो अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो नाम याद रह जाएगा आपको। अब इसके बाद अपन बात करते हैं उन प्रधानमंत्रियों की जो अपने जीवन को जी चुके हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है। भाई पद पर मृत्यु की तो बात कर ही ली, लेकिन अब तक जो प्रधानमंत्री अपना जीवन कार्य पूर्ण कर चुके हैं उनके समाधि स्थलों के नाम है। अर्थात प्रधानमंत्री के समाधि स्थल, समाधि स्थल किस किस प्रधानमंत्री के समाधि स्थल किस किस नाम से जाने जाते हैं? जैसे देखो भाई 10-12 नाम लिखवा रहा हूं। जैसे बात करूं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की समाधि किस नाम से जानी जाती है भाई? तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि जानी जाती है शांति वन के नाम से। किस नाम से जानी जाती है? शांति वन के नाम से। उसके बाद में बात करूं लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल जानी जाती है विजय घाट, विजय घाट के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में बात करूं इंदिरा गांधी का समाधि स्थल,
इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैं बात करूं चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल, तो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? किसान घाट के नाम से। किसान नेता थे भाई, किसान घाट के नाम से जाना जाता है। बात करूं मैं राजीव गांधी की, राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या याद रखोगे? वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैं बात करूं, कहां तक लिख दिया इसे, नंबर कौन सा हो गया? 5। तो उसके बाद मैं बात करूं छठे नंबर पे, तो मैं बात आपसे कर लूं जैसे गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल किस नाम से जानी जाती है? नारायण घाट के नाम से जानी जाती है। उसके बाद मैं बात आपसे कर लूं पीवी नरसिम्हा राव की समाधि स्थल, तो पीवी घाट के नाम से जानी जाती है। पीवी नरसिम्हा राव की समाधि स्थल किस नाम से जाती है? पीवी घाट के नाम से जाना। इसके बाद मैं बात करूं तो इंद्र कुमार गुजराल की बात कर लूं, इंद्र कुमार गुजराल का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे स्मृति स्थल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मैं बात करूं आपसे चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जिन्हें युवा तुर्क कहा जाता है, इनका समाधि स्थल जन नायक के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में बात कर लूं आपसे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की, तो अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल सदैव अटल के नाम से जाना जाता है। आप लोग ध्यान दीजिए भाई, किस किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस किस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक और नाम आप लिख सकते हैं, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई अभय घाट के नाम से जानी जाती है। ये प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थल है। मैंने लगभग 11 प्रधानमंत्री लिखवा दिए। एक बार पीछे दिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की शांति वन है, लाल बहादुर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट है, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है, राजीव किसान घाट, चौधरी चरण सिंह का है, राजीव गांधी का वीर भूमि है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुलजारी लाल नंदा का नारायण घाट है, पीवी नरसिम्हा राव का पीवी घाट है, इंद्र कुमार गुलजाराल का स्मृति स्थल है, चंद्रशेखर का जननायक है, अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव अटल और मोरारजी देसाई का अभय घाट है। ये इन प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थलों के नाम है। तो साथियों, ये प्रधानमंत्रियों की संबंधित सारी बातें थी। एक बार पुनः आपको जो विशेष चीज आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको ध्यान क्या रखना है, पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये सारे प्रधानमंत्री मैंने लिखे हैं, खास बातें मैंने बता दी हैं, 2-3 बार सुनोगे तो ध्यान हो जाएगा कौन सा प्रधानमंत्री किस समय से किस समय तक है, क्या क्या सारी बातें हैं। क्रम वाइज मैंने सारे प्रधानमंत्री बता दिए। जैसे इंदिरा गांधी 2 बार आई, अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार आए, तो मैंने सारी चीजें बता दी हैं। सर्वाधिक कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई चीज समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये चीजें दिक्कत करती हैं। अगला वीडियो कोई और बेहतरीन टॉपिक का लेके आऊंगा। रेगुलर आपको शाम से 9 बजे मिलने आता हूं, तो आप मेरे साथ बने रहें। आपको लगे कि हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं, मैं और मेरी पूरी ज्ञान अड्डा टीम, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो आपको करना ही करना है। और फिर भी अगर कोई कमी है तो बताएं जरूर कि सर ये चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही हैं, ये चीज़ें आप और बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आप किस टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी तल्लीनता के साथ और आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि जरूर पढ़ा दिया जाएगा और निश्चित रूप से समझ में भी आएगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। कल फिर मिलते हैं ठीक इसी वक्त, सेम टाइम सेम जगह, ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।